तो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 8 कौन सा है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मैं कल भी आप लोगों को बता चुकी हूँ नेचुरल वेजिटेशन से क्या मतलब है, जिसमें कि मनुष्यों का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, यानी कि मनुष्य द्वारा लगाई नहीं जाती है जो चीज़ें जो प्रकृति द्वारा अपने आप होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं, है ना। यानी कि प्राकृतिक रूप से नेचुरल जो अपने आप उगती हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और वाइल्ड लाइफ से मतलब आपको सबको मालूम है, यानी कि जंगल में जो जीव रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंगली जीवन। अब जो हमारे यहाँ पर इसको नेचुरल वेजिटेशन को हमने अलग अलग भागों में क्या कर रखा है? बांटा है। इसके कौन कौन से टाइप्स है? सबसे पहले तो कौन सा है? फॉरेस्ट, है ना। कल मैं बता ही चुकी हूँ इसमें कि फॉरेस्ट को भी अब हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? गोल है और क्या कर रही है? रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों कर रही है ना। और इसी की वजह से क्या होते हैं? हर जगह की जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? चेंज होता है ना। हर जगह क्लाइमेट कैसा होता है? एक जैसा नहीं होता, एक समान नहीं है। तो जिस हिसाब से जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो वहाँ क्या होगी? वहाँ क्या होती है? गर्मी अधिक होगी। और जहाँ गर्मी अधिक होगी तो वहां पर क्या होगा? गर्मी होगी। और गर्मी की वजह से ही जो समुद्र का पानी, आप लोग वाटर साइकिल पढ़ चुके हैं, तो वहां पर बारिश भी क्या होगी? अधिक होगी, है ना। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी को दो इक्वल भागों में किसने बांट रखा है? इक्वेटर। और यहाँ पर जो इक्वेटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर क्या पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है? ट्रॉपिकल, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। उससे ऊपर का आता है हमारा टेम्परेट, और सबसे ऊपर कौन सा है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। तो ये पोलर रीजन है, यानी कि पोलर क्षेत्र है। तो फॉरेस्ट में भी कौन कौन से टाइप में कल भी बता चुकी हूँ। ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा कौन सा था? टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना। समशीतोष्ण या हम बोल सकते हैं समशीतोष्ण जंगल या वन बोल सकते हैं। और तीसरा था टेम्परेट कॉनिफॉरस फॉरेस्ट थे, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? हमारे अलग अलग प्रकार के जंगल हैं जो कि किसके हिसाब से पाए जाते हैं? क्षेत्रों के हिसाब से पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल में भी दो तरह के थे। एक तो थी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो किस प्रकार से थे कि जो उसकी जो पत्तियां हैं वो एक साथ नहीं झड़ती हैं, है ना। उनका अलग अलग समय है कि लंबे पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो थोड़े एक समय है उनका, उस समय गिरती हैं, छोटे पेड़ों की अलग और छोटे और से छोटे की अलग। तो इस वजह से वो जो पेड़ हैं या वो इस तरह के जो जंगल हैं वो कैसे रहते हैं? सदाबहार रहते हैं, है ना, हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए वो एवरग्रीन कहलाते हैं। दूसरा था डिसीडियस क्या था? यानी कि पतझड़ीय वन कहते हैं जिसे। और वो क्या था? उसका मतलब ये है कि ऐसे जंगलों में जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो क्या होती है? एक साथ गिरती हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है? पतझड़ीय वन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट। अब दूसरा तो नेचुरल वेजिटेशन था, वो क्या थी? ग्रासलैंड सबको मालूम है, ये भी क्या है? अपने आप ही पैदा होते हैं। इसमें भी अलग अलग ग्रासलैंड को भी भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ट्रॉपिकल, और दूसरा कौन सा था? टेम्परेट, है ना। तो ट्रॉपिकल की जो घासें थी वो कैसी होती? हम लोग कल पढ़ चुके हैं, लंबी लंबी थी, है ना। उसकी जो जड़ें हैं वो लंबी थी, अंदर जाके जो पानी को सोख लेती हैं। और टेम्परेट की जो घास थी वो कैसी थी? सॉफ्ट और नाजुक, है ना। सॉफ्ट, और आप कल शायद मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो टेम्परेट की थी। और ये वाला जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं अधिकतर किसके लिए फेमस है? वीट के लिए, वीट और कॉर्न के लिए, है ना, गेहूं और मक्के के लिए। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट आप लोग सब लोग समझते हैं, डेजर्ट का मतलब ही क्या है? लैक ऑफ वेजिटेशन। लैक ऑफ वेजिटेशन से मतलब क्या है? वनस्पति की कमी। वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। अब डेजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो गर्म यानी कि हॉट डेजर्ट, और दूसरे होते हैं कोल्ड। और इसके बीच में जो अंदरूनी जो कॉन्टिनेंट्स के जो क्षेत्र होते हैं, अंदरूनी से मतलब है जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो रेगिस्तान पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? टुंड्रा या पोलर डेजर्ट। पोलर से मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पोलर से मतलब क्या है? जहाँ पर
ठंडे इलाकों में जो डेजर्ट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोलर डेजर्ट। आगे तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब पोलर जो डेजर्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? नॉर्थर्न कनाडा, अलास्का, साउथर्न ग्रीनलैंड एंड नॉर्थर्न यूरेशिया और बॉर्डरिंग द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन के जो बॉर्डर में है यानी कि किनारे पर ये पाए जाते हैं। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? The annual precipitation is less than 2.5 centimeter and the mean temperature during the warmest month is less than 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि जो बारिश है वो भी बहुत कम होती है, 2.5 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ का मीन टेम्परेचर से क्या मतलब है? जो सुबह और रात का जो बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन टेम्परेचर। आप लोग मैथ में भी निकालते होंगे मीन, है ना? दोनों समय के ऐड करके उसका डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, है ना? तो इस तरह से मीन निकालते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जब इस समय का रात और दिन का प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो मीन टेम्परेचर निकलता है। तो मीन टेम्परेचर जो यहाँ का होता है वो कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। स्नो ड्यून्स आर कॉमन। स्नो ड्यून से मतलब है जो बर्फ की जो आकृति होती है वो वहाँ पर अधिकतर देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। वेयर प्रेसिपिटेशन इज मोर एविडेंट। और कहाँ मिलती है? जहाँ पर बारिश होती है। और जो बारिश का जो फॉर्म होता है यहाँ पर क्या किसका होता है? स्नो का। ठीक है। तो इसीलिए जो स्नो गिरती है तो क्या बन जाते हैं? उसकी आकृति बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नो ड्यून्स कहते हैं। आगे इतना समझ में सबको? द ग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन अप द डेप्थ ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ मीटर विच इज नोन एज परमाफ्रॉस्ट। ठीक है। जो यहाँ का ग्राउंड है यानी कि यहाँ की जो सरफेस है, धरती है, वो हमेशा क्या रहती है? फ्रोजन रहती है, यानी कि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। और वो कितने गहराई तक? डेप्थ ऑफ 100, है ना? 100 मीटर की गहराई तक ये हमेशा किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परमा, है ना? परमानेंट से बना है ये शब्द परमाफ्रॉस्ट, यानी कि हमेशा ये बर्फ से ये क्षेत्र क्या होता है? ढका रहता है। अब यहाँ की वेजिटेशन यानी कि वनस्पति कौन सी है? मोस एंड लीचर कवर मच ऑफ द सरफेस ड्यूरिंग द समर। थोड़ी बहुत जो वनस्पति यहाँ पर होती है मोस और लीचर नाम की, वो कब होती है? समर में, यानी कि गर्मी के टाइम पर होती है। अ फ्यू बुशेस एंड ड्राफ विलोज सर्वाइव इन शेल्टर होलोज एंड वैलीज। यहाँ पर झाड़ियाँ मिलती है। इसके अलावा ड्राफ विलोज भी देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ पर रहते हैं? यानी कि क्या बोल सकते हैं? होलोज, यानी गुफा वगैरह में, या जहाँ भी उनको होल वगैरह दिखाई देता है ऐसी जगह पर वो सर्वाइव करते हैं या वहाँ पर रहते हैं। सेवरल बेरीज लाइक कनबेरी एंड आर्टिक फ्लोरिंग प्लांट्स अपीयर इन द समर। यानी कि थोड़ी बहुत जो भी वनस्पति है, बेरीज या आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी वगैरह जो बेर वगैरह होते हैं वो थोड़े बहुत देखने को कब मिलते हैं? समर में। यानी कि जो भी वनस्पति यहाँ पनपती है, ग्रो करती है, वो कब करती है? समर में। यानी कि जब ठंडा विंटर होता है तो उस समय कोई भी वनस्पति या वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है। अब है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आपको मालूम है, यानी कि यहाँ के कौन कौन से जानवर हैं, जंगल का जीवन कैसा है। एनिमल्स फाउंड हियर है। अब मौसम ठंडा होगा तो जो एनिमल्स यहाँ पर रहते होंगे तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? उनके क्या होंगे? फर होंगे, है ना? तो एनिमल्स फाउंड हियर हैव फर एंड थिक लेयर ऑफ फैट। यानी कि उनका जो फैट होगी, इनकी जो चमड़ी होगी वो भी कैसी होगी? मोटी होगी। और जो फर वाले होंगे वो अधिकतर उसी प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर रह सकते हैं। कंजर्व बॉडी फैट एंड सर्वाइव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। इतने अधिक ठंड में तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे जब वो कैसे होंगे? मोटी खाल वाले होंगे और फर वाले होंगे। लैंड एनिमल्स आर रेंडियर, मस्क, ऑक्स, पोलर, बियर, फॉक्स, डॉग, वॉल्फ एक्सेट्रा एज वेल एज वेल्स। इसके अलावा ये तो हो गए लैंड एनिमल्स, यानी कि जो सतह पर रहने वाले जानवर हैं। और इसके अलावा वहाँ समुद्रों में भी जो रहती हैं फिशेस, वो कौन कौन सी हैं? वेल, सील्स, वालरसेस एंड वेराइटी ऑफ फिशेस। ये सारी तीनों किसकी वैरायटी है? फिशेस की, मछलियों की वैरायटी है। आर फाउंड नियर द कोस्ट।
कहाँ पर रहती है? नियर द कोस्ट, यानी कि जो समुद्री किनारा है उसके पास में रहती है। बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, और यहाँ के जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब यहाँ पर ठंड होती है ना। वो ठंड में सर्वाइव नहीं करते हैं, इसलिए क्या करते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं वो। जब जहाँ भी उनको गर्मी मिलती है वहाँ पर वो चले जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड का मतलब है जो खतरे में जानवर हैं उनके बारे में। टुडे आप लोग देखते होंगे इस समय भी बहुत सारे हमें अपनी यादगार में, आपको शायद गिद्ध वगैरह आपने देखे होंगे, है ना। गिद्धों का काम क्या था? अच्छा, सबकी आपको मालूम है कि साइकिल चलती है ना, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक चीज़, वाटर है, चाहे प्लांट्स है, सबकी साइकिल है ना। सबका चक्र चलता रहता है। और ये भी मालूम है कि ये जो चक्र चलता है वो किस प्रकार चलता है कि अगर हम बोले कि एक चीज़ खत्म हो जाएगी, कि हमने सोचा कि और सबके अपनी अपनी क्या है इम्पोर्टेंस है ना, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे वनस्पति हो, सबकी इम्पोर्टेंस है कि हम एक सिर्फ पेड़ ही क्या है? प्रोड्यूसर्स है ना, यानी कि वो ही क्या बनाते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी किस पे डिपेंड है? मनुष्य और एनिमल्स किस पे डिपेंड है? पेड़ों पर भी और जानवरों पर भी, है ना। हम जो खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, या तो पेड़ों से हमें मिल रही है या फिर जानवरों से मिल रही है। तो इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे जिस तरह से हम पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे पक्षी क्या हो चुके हैं? लगभग विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। अब उनके खत्म होने की वजह से आप देखते हो कि गिद्धों का काम क्या था? अधिकतर जो भी डेड बॉडीज होती है, जानवर कहीं मर जाते थे, उससे वो खा लेते थे और सफाई हो जाती थी। ऐसे ही आप देख रहे होंगे कौवे वगैरह भी बहुत कम हो रहे हैं। इनका काम भी क्या है? गंदगी साफ करना। तो हम जिस तरह से पॉल्यूशन हमारा जैसे हम बढ़ा रहे हैं, हम गंदगी कर रहे हैं, उस तरह से उन लोगों को अब जो डेड बॉडी वो लोग खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं। अभी किस तरह से खतरे में हो रहे हैं या किस तरह से खत्म हो रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको जो भी खाना डाल रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह वो यूज कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? जब वो लोग मर जाते हैं तो उनको जब वो गिद्ध वगैरह खाएंगे तो क्या होगा? वो तो मर गए कि हमने पॉलीथीन खिलाई, वो मर गए। अब जब वो गिद्ध खाएंगे तो गिद्ध के पेट में भी वो जाएगा, पॉइजन जाएगा, या पॉलीथीन जाएगी तो वो भी खत्म हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां क्या हो रही हैं? पक्षियों की या जानवरों की क्या हो रही? खत्म हो रही है। अब जब वो खत्म हो जाएगी तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिक तंत्र है, वो क्या होगा? गड़बड़ा रहा है ना। सबको मालूम है कि सब हम एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है, निर्भर है ना। जानवर या मनुष्य पेड़ों पर, या जानवर भी क्या बोलते हैं? पेड़ों पर, या एक दूसरे की। जो मालूम है शेर का भोजन क्या है? कि वो हिरण खाता है या खरगोश खाता है ना। अब बाई चांस अगर शेर खत्म हो गए तो हिरण या खरगोश की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो साइकिल है वो चलती है नीचे। अगर साइकिल गड़बड़ाई तो क्या होगा? एक ही चीज के, एक ही प्रजाति के एकदम से बहुत ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन हो जाएगी और सारे के सारे वही दिखाई देंगे। और इससे क्या होगा? बहुत अधिक हमारे जो प्रकृति है उस पर उसका नुकसान होगा। तो इसी तरह से टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज हैव बिकम endangered species and some of them are no verge of extinction because man has constantly changed the environment to suit his needs। इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। क्या है कि हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? अपने हिसाब से इस एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। प्रकृति को प्रकृति के हिसाब से चलने दे तो शायद ये हम आगे भी, हम अब समय आप खुद ही देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि आप जो हमारा मौसम है वो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे ही वजह से, है ना। किस लिए हो रहा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं? आपको हमने पढ़ाया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं या प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, उनको बनने में एक समय पीरियड लगता है। और जो बनती हैं वो चीज़ें, उनको बनने में हजारों साल लगते हैं, है ना। चाहे वो कृषि, अब पहले 2 या 3 फसल लगाई जाती थी तो मिट्टी की उर्वरता क्या रहती थी? बनी रहती थी। अब हम
केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के उसको क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्दी हो जाए। तो आप देख रहे होगे जो गेहूं की इस समय जो हाइट वगैरह है पहले बहुत होती थी, अब काफ़ी कम हो गई है। और जो टाइम पीरियड था वो लगभग 4 महीने का था, अब कितना हो गया, 2 महीने का हो गया। तो किस लिए हो रहा है ये? तो हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी की उपजाऊ अगर एक टाइम से चलती रहेगी तो मिट्टी की उपजाऊपन भी क्या बना रहेगा। इसी तरह से हम जैसे पठारों में से मिनरल्स निकालते हैं, है ना, तो खनिज भी जिस तरह से कोयला है या सोना है या जिस तरह से और भी लोहा वगैरह, आयरन वगैरह है, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग जब नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनको जो भी चीज़ें हैं उनको हजारों साल लगते हैं और हम चाहते हैं कि उसे तुरंत यूज़ कर ले, निकाल रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। अभी आपने लेटेस्ट शायद आप लोगों ने देखा हो तो चमोली वाला ग्लेशियर वाला देखा होगा, तो वो भी क्या है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं। वहाँ पे लगभग 400 या 600 इस समय प्लांट चल रहे हैं बिजली बनाने के। तो हम अब क्या होगा जब हम पहाड़ भी बड़े हो रहे हैं, उनमें भी जान है ना, पहले से नहीं बने हुए, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनमें भी जान है। और हम लोग के अंदर कोई बम विस्फोट करेगा तो क्या होगा, हम हिल जाएंगे। इसी तरह से पहाड़ भी क्या हो रहा है, हिल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि वो ग्लेशियर टूट के गिरा। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि हम लोग मनुष्य जो ह्यूमंस हैं वो हम अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नीड्स के लिए क्या कर रहे हैं, उसको दुरुपयोग कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इसी तरह से यही जो स्पीसीज, जो ये प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, वो हमारे ही वजह से हो रही है। एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, वो कौन कौन से काम है, जैसे कि हम शिकार करते हैं, है ना। पोचिंग का कल मीनिंग बताऊंगी, मुझे नहीं मालूम है। डिफॉरेस्टेशन आपको पता ही है ना, पेड़ों की जो जंगलों को हम साफ कर रहे हैं। फार्मिंग पता ही है, माइनिंग, फॉस्टरलिज्म, लंबरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यह तो मालूम है, औद्योगिकरण एंड अर्बनाइजेशन। पहले आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान है ना। वो लोग कहाँ रहते हैं, अधिकतर गांव में रहते हैं। अब गांव में रहते हैं तो आजकल आप लोग भी जो गांव में, शहरों में जो चीज़ें हैं वो आज गांव में भी है, लेकिन जो पहले गांव में हम लोग रहते थे तो उस समय हमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम आराम से नीम के पेड़ के नीचे आराम से पूरी गर्मी बिता लेते थे। लेकिन अब क्या है, नहीं, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं कृषि छोड़कर। तो ये भी एक कारण है कि इससे भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब शहरों में जगह तो कम है रहने के लिए, अब लोग क्या हो रहे हैं, वहाँ पर खेतों को क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। और मकानों की क्या बन रही है, बिल्डिंग बन रही है ना, रहने के लिए बिल्डिंग बन रही है। जब खेत खत्म हो जाएंगे तो कृषि कैसे होगी। तो ये भी कारण है। हैव एडवर्सली अफेक्टेड आवर बायोडाइवर्सिटी एंड कॉज्ड एन इम्बैलेंस इन नेचर। समझ में आ गया होगा, इस तरह से क्या कर रही है, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम इम्बैलेंस कर रहे हैं। We should therefore consciously work towards preserving our environment for the further generation। और इसलिए हमें अब क्या करना चाहिए, अब तो हमें हमारे टाइम पे अलग था, अब आपको इस समय पे जो मौसम है, क्लाइमेट है, आपको देख रहे हो कि जलवायु किस तरह से लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हमें हमारे जो आएंगे, आगे वाली पीढ़ी आएगी, तो उसके लिए अगर हमें कुछ चीज़ छोड़नी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कंजर्व करना पड़ेगा, संरक्षण देना पड़ेगा। आगे इतना समझ में सबको